हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत की वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण देखेंगे, साथ ही उसकी विशेषता और उसका विस्तार क्षेत्र पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की वनस्पतियों को उसकी लंबाई, प्रजाति और गुणात्मक भिन्नता के आधार पर चैंपियन तथा सेट ये वनस्पति शास्त्री थे। इनके द्वारा सन 1968 में इसका वर्गीकरण किया गया और उन्होंने भारतीय वनस्पतियों को 6 उपवर्गों में विभाजित किया है। तो पहला वर्गीकरण है सदाबहार वन। दूसरा वर्गीकरण के अंतर्गत इसके 2 भाग हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। तीसरा वर्गीकरण है मरुस्थलीय वनस्पति। चौथा वर्गीकरण है पर्वतीय वनस्पति। पांचवा वर्गीकरण है ज्वरीय वनस्पति और छठवां है घासें। तो चलिए इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सदाबहार वन के बारे में पढ़ते हैं। सदाबहार वन, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं, ये अपनी पत्तियां नहीं झाड़ती है। इन वनों की विशेषता की बात करें तो ये वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। भारत के अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र, जो कि अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्र आते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम, मेघालय, असम, ये सभी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर सदाबहार वनों का विस्तार है। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं, अपनी पत्तियाँ नहीं झाड़ते हैं। अगर हम इनकी विशेषता की बात करें तो इनकी विशेषता में प्रमुख विशेषता है कि यह अत्यधिक कठोर होते हैं और यह सघन वन होते हैं। अत्यधिक सघन होने के कारण आर्थिक दृष्टि से यह उपयोगी वन नहीं है, क्योंकि अत्यधिक सघन होते हैं, साथ ही कठोर होते हैं, जिसके कारण इनका आर्थिक रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। इसका विस्तार क्षेत्र हम देख लेते हैं मैप के माध्यम से। ये आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र को पश्चिमी घाट कहा जाता है और इस क्षेत्र में जब अरब सागर की मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करती है तो पश्चिमी घाट के कारण वे मानसूनी पवनें रुक जाती है। इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और इन्हीं क्षेत्रों पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये क्षेत्र भारत के पूर्वी क्षेत्र हैं। यहाँ पर असम, मेघालय, इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है और यहाँ पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अत्यधिक वर्षा होती है और वहाँ पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें कि सदाबहार वन कौन कौन से वन को कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत महोगनी, रोजवुड, आबनूस, एबोनी, नारियल, सिनकोना, ताड़, ये सभी सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। ये अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगने के कारण इन वनों को वर्षा वन कहा जाता है। अगला हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, पर्णपाती का तात्पर्य होता है ऐसे वन जो गर्मियों में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। अगर इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। अर्थात भारत के प्रायद्वीपीय पठार के जो क्षेत्र हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में मानसूनी पवनों से वर्षा होती है और यहाँ की वर्षा प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। इस कारण इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाए जाते हैं। इसका विस्तार क्षेत्र आप देख सकते हैं। इन सभी राज्यों में ये वनस्पति पाए जाते हैं। अगर हम इस वनस्पति के विशेषता की बात करें तो ये वनस्पतियाँ मुलायम होती है और ये अत्यधिक विरल होती है, जिसके कारण इसका आर्थिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। ये आर्थिक दृष्टि से उपयोगी वनस्पति हैं और इसी वनस्पति का भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार है। जो मध्य के क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। इन वनस्पतियों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वनस्पति मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है।
इसी के अंतर्गत अगला उपवर्गीकरण है जिसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। ये वनस्पति उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति की तुलना में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। हमने देखा कि आर्द्र पर्णपाती वनस्पति में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, जबकि उससे भी कम वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाए जाते हैं। अगर हम इन वनस्पतियों के विशेषता की बात करें तो ये वनस्पति की पत्तियाँ मोटी होती है, जिसके कारण इसमें वाष्पीकरण की क्षमता कम होती है। इसका विस्तार क्षेत्र महाराष्ट्र, जहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त यह कर्नाटक, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और मालवा का पठार मध्य प्रदेश में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और ये वनस्पति के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। अगर इसके अंतर्गत हम उदाहरण की बात करें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत हर्रा, बेहरा, खैर, आंवला, पीपर, बेर ये सभी वृक्ष आते हैं। ये सभी शुष्क पतझड़ी वनस्पति के उदाहरण हैं। अगला है मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति नाम से जैसा प्रतीत हो रहा है कि यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका विस्तार भारत में गुजरात के कच्छ के रण और थार मरुस्थल में है। थार मरुस्थल राजस्थान क्षेत्र को कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, यह है गुजरात का कच्छ का रण और राजस्थान का थार का मरुस्थल, जहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, अर्थात यह अत्यधिक कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह कम पानी में जीवित रहने की क्षमता होती है। इनकी जड़ें लंबी होती है और पत्तियाँ कांटे नुमा होती है। इसका उदाहरण देख सकते हैं, यह है नागफनी, जिसकी जड़ें लंबी होती है और इसकी जो पत्तियां होती है वह कांटे नुमा होती है। यह मरुस्थलीय वनस्पति का उदाहरण है। यह राजस्थान और कच्छ के रण वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अन्य उदाहरण की बात करें तो इसके अन्य उदाहरण हैं खजूर, रेहड़ा, नागफनी, यह भी मरुस्थलीय वनस्पति के उदाहरण हैं। अगला हम देखते हैं डेल्टाई वनस्पति या फिर ज्वारीय वनस्पति। नाम से प्रतीत हो रहा है डेल्टाई वनस्पति, अर्थात यह डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। इस वनस्पति की विशेषता की बात करें तो यह समुद्र के तट पर चट्टानों में उगने वाली अत्यधिक कठोर पेड़ होते हैं और यह तूफानों से तटों की रक्षा करते हैं। इस कारण इन वनस्पतियों को तटरक्षक वनस्पति कहा जाता है। याद रखिएगा, ये समुद्री तट में चट्टानों में उगने वाले अत्यधिक कठोर पेड़ होते हैं और यह तटरक्षक की भांति तूफानों से रक्षा करते हैं। इस कारण इसे तटरक्षक वनस्पति भी कहा जाता है। इन वनों की लकड़ियों का उपयोग नाव के निर्माण में किया जाता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसके अंतर्गत कैजुरैना, सुंदरी, पोनिक्स ये सभी वनस्पतियां आती है। इसका विस्तार क्षेत्र पश्चिम बंगाल तट के मैंग्रोव क्षेत्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। अगर इसका विस्तार देखना चाहें तो ये जो क्षेत्र है वह पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र है, जहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति की अधिकता है और यह डेल्टाई वनस्पति का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं वह है उड़ीसा का क्षेत्र। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जो कि तूफानों से तटों की रक्षा करती है। इस कारण इसे तटरक्षक वनस्पति भी कहा जाता है और इन वनस्पतियों के लकड़ियों से नावों का निर्माण किया जाता है। अगली वनस्पति है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति अर्थात यह पर्वतों में पाई जाने वाली वनस्पति है। पर्वतों की ऊंचाई के आधार पर इसमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई में परिवर्तन होता है वैसे वैसे इनकी जो प्रजातियां हैं उनमें भी अंतर पाया जाता है। जैसे भारत का जो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। 1500 मीटर तक सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सेलम और रबर पाए जाते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है 1500 से 2500 मीटर तक शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत उदाहरण आप देख सकते हैं ओक, देवदार, ब्लू पाइन, बर्च ये सभी 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यह एक प्रकार के शीतोष्ण वन होते हैं। इसके बाद और ऊंचाई बढ़ने पर 2500 से 4500 मीटर तक कोड़धारी वन पाए जाते हैं। कोड़धारी वनों के अंतर्गत उदाहरण हैं स्प्रूस और चीड़। उसके बाद 4500 से 4800 मीटर तक टुंड्रा वन,
जिसके अंतर्गत घास, लीचेन, मैफिन और पर्ण पाए जाते हैं। इसे याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसके उदाहरण हैं सेलम और रबर, जबकि 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत उदाहरण हैं ओक, देवदार, ब्लू पाइन, बर्च, जबकि 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक कोरधारी वन, स्प्रूस और चीड़ पाए जाते हैं, जबकि 4500 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक टुंड्रा वन, जिसके अंतर्गत उदाहरण हैं घास, लीचेन, मैफिन, पर्ण। इसके बाद अंतिम वर्गीकरण है घास। भारत में 2 भूमियां हैं, उष्ण घास भूमि और शीतोष्ण घास भूमि। अगर हम उष्ण घास भूमियों के विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब इन क्षेत्रों में उष्ण घास भूमियाँ पाई जाती है, जबकि शीतोष्ण घास भूमियाँ शीत स्थल अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। ये वनस्पतियाँ अत्यधिक ऊंचाई पर शीतलता क्षेत्र में विस्तृत होती है। जम्मू कश्मीर में स्थित गुलमर्ग और सोनमर्ग इसके उदाहरण हैं। इन क्षेत्रों में शीतोष्ण घास भूमियाँ पाई जाती है। इसका विस्तार आप देख सकते हैं। यह है उत्तर प्रदेश राज्य, जहाँ पर उष्ण घास भूमियाँ पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हरियाणा और पंजाब इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। अगर हम शीतोष्ण घास भूमियों के विस्तार की बात करें तो यह शीतलता वाले क्षेत्र में विस्तृत होती है। भारत के जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग क्षेत्रों में शीतोष्ण घास भूमियाँ पाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने भारत के वनस्पतियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।